ऑडिबल क्लियर है दोस्तों। भले आपको वीडियो विजुअल नहीं होता होगा अभी, बट कोई बात नहीं। बस एक दिन दो दिन और बात है, उसके बाद हम आपको सामने दिखेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो आज 1 जनवरी 2026 जो कि शुरुआत हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, साथ ही साथ जितने मेरे न्यू ऑडियंस हैं और जितने मेरे पुराने ऑडियंस हैं, ठीक है, सबको मैं तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फैमिली। ओके, जितने भी मेरे फैमिली में हैं सबको मैं तहे दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस साल आप कहीं ना कहीं, इस बार आप इस साल जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं सबको इस बार सेटल होना है, ठीक है। बस यही कामना है, यही दुआ है और यही इंटेंशन के साथ हम इस साल को लेंगे, ठीक है। हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस साल को चाहे कितना भी मेहनत क्यों नहीं करना पड़े, इस साल हम लोग अपना सीट को फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। और पक्का होगा, ठीक है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अपने आप को प्रयत्न और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रयत्न कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई, टेस्ट, पढ़ाई, रिवीजन, बस यही करना है इधर, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है दुनिया में, ठीक है। बस यही करना है। पर डे का अपना शेड्यूल तो आप लोगों को बता ही दिया होगा कि आप लोग कैसे कैसे पढ़ना है, तो ठीक है। चलिए फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे, है ना। पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो आज थोड़ी देरी हो गई है, ठीक है। मे बी हमको लगता है वीडियो अपलोड होने में थोड़ा देरी भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो कंटिन्यूअस रहेगी। भले थोड़ा देरी से ही, लेकिन वीडियो आप लोग के लिए कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की एज पर BIS 10711 द टाइटल ब्लॉक इज, बताइए जो टाइटल ब्लॉक होता है कोई भी ड्राइंग स्पेस में, ठीक है। मान के चलिए कि मेरा ये कोई ड्राइंग का पेज है, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये मेरा कोई ड्राइंग का सीट है ना। इसमें इसमें टाइटल का स्पेस कहाँ होता है बताइए। तो टाइटल का जो लिखा हुआ रहता है, टाइटल जहाँ पर हमको जैसे पूरा चीज़, सारा चीज़ मेंशन करना रहता है। जैसे कोई भी एक पेज है, मान के चलिए ये कोई ड्राइंग है, तो एक ड्राइंग में सारा चीज़ जो मेंशन, मानिए चलिए 2D ड्राइंग है, ठीक है। तो 2D ड्राइंग में भी जितने भी डेटा मेंशन यहाँ पर छापा हुआ है, कोई भी बिल्डिंग का एक प्लान है, ठीक है। तो इस प्लान का सारा डिटेल कहाँ मेंशन रहता है, उसी को बोल रहे हैं टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइटल ब्लॉक जो होता है एलवेज कहाँ होता है, एलवेज इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन आपका टाइटल ब्लॉक होता है, ठीक है। क्या रहता है, टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक ये पर होता है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका ड्राइंग स्पेस है, ठीक है। क्या है, ड्राइंग स्पेस, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि एज पर BIS 10711 द टाइटल ब्लॉक इज बॉटम राइट, द टाइटल ब्लॉक इज बॉटम राइट, ठीक है। ये बॉटम के राइट में होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। बताइए कि द इंजीनियर्स स्केल डेजिग्नेशन M5 इंडिकेट द स्केल ऑफ, बताइए M5 इंडिकेट क्या करता है बताइए। तो द इंजीनियर्स स्केल डेजिग्नेशन M5 इंडिकेट द स्केल ऑफ, बताइए कितना कितना इंडिकेट कितना करता है M5, बताइए बताइए। याद रखिएगा जो आपका जो M5 हो गया, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, एक फ्लो डायग्राम बना देता हूँ। मतलब एम फाइव हो गया, M6 हो गया, M7 हो गया, M5 है ये, M6 है, M7 है, ठीक है। इसका जो आपका स्केल जो होता है, यहाँ पूछ रहा है कि इंजीनियर्स स्केल का जो डेजिग्नेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मेरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होता है कि ये पूछ रहा है कि इंजीनियर स्केल डेजिग्नेशन M5 इंडिकेट क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो M5 जो इंडिकेट करता है एलवेज 1/200, ठीक है, 1/200 इंडिकेट करता है। M6 कितना इंडिकेट करता है, 1/300। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जितना भी आपको बताया जाए उसको आप प्रॉपर वे में लें, ठीक है। प्रॉपर आप लोग
रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि ऐसे कुछ ये सब क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं नया टाइप का लगेगा, बट जिनको आता है उसके लिए सही है, बट जिनको लग रहा है कि न्यू टाइप है तो प्लीज़ आप ये सब टेबल को याद कर लें। मे बी आपको एग्जाम में इस टाइप्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ओके, तो देखिए क्या हो गया, M5 के लिए कितना होगा मेरा इंजीनियर स्केल के लिए 1/200, ठीक है, 1/200। कैसे M6 बोल देगा, M7 बोल देगा, M8 बोल देगा, तो ये जो आपका वैल्यू है इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताइए, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल बट एंगल आर नॉट राइट एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, अपोजिट साइड पैरेलल, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो गलती होना के चांसेस नहीं है, आप लोग गलती भी नहीं कीजिएगा। अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो गया। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल बट एंगल आर नॉट राइट एंगल, एंगल जो है राइट एंगल नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एंगल जो है, अरे यार थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ, एंगल आर नॉट राइट एंगल, ठीक है। उसका डायग्राम कैसा बनेगा बताइए तो। इसमें किसके बारे में बोल रहा है, एंगल आर अपोजिट, अच्छा देखिए इसी के बारे में बोल रहा है क्या, अपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल एंड पैरेलल बट एंगल आर नॉट राइट एंगल, एंगल जो है मेरा राइट एंगल नहीं है, तब इट इज नोन एज रोम्बस, ठीक है, क्या रोम्बस, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इजी क्वेश्चन, बताइए द फर्स्ट क्लास ब्रेक द वाटर ऑब्जेक्शन शुड बी, बताइए, इसको तो हम आप पक्का नहीं बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में अगर गलती किए तो समझिए कि आपको तैयारी के लिए अभी और टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए गलती नहीं करना है। बताइए कितना, ग्रेटर देन 20% या फिर लेस देन 20%, ये तो आप लोग जान रहे हैं कि ये दोनों तो होगा नहीं, या फिर ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा, कितना होता है, लेस देन 20%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है, सही हो जाएगा। बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, सेकंड क्लास का कितना होता है बताइए, सेकंड और थर्ड का भी बता दीजिए, सेकंड क्लास का भी और थर्ड क्लास का भी कितना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन सेकंड क्लास से कितना होता है, 22.5%, ठीक है, और आपका थर्ड क्लास का 25%, ठीक है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज टू, बताइए आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है ब्रिक में, बताइए क्या करता है वो, इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप, प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ रो ब्रिक्स, इम्पार्ट कलर या फिर इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू ब्रिक, बताइए प्लास्टिसिटी तो करता नहीं है, आप लोगों को पता है, ये तो एल्यूमिनियम का फंक्शन है। इम्पार्ट कलर, क्या आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, कलर, अभी प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ रो वाटर, सॉरी रो ब्रिक, एकदम ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आपका जो आयरन ऑक्साइड है, आप लोग जानते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करता है आपको ब्रिक में, आपका इम्पार्ट कलर, मतलब वो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई भी अगर मेरा एक गुड ब्रिक है, ठीक है, कोई भी ब्रिक है, तो ब्रिक में आपका एल्यूमिनियम का फंक्शन क्या होता है, याद रखिए एल्यूमिनियम का परसेंटेज होता है 20 से 30% होता है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है, ठीक है। अब मेनली जो इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो ब्रिक में उसको क्या करता है, उसको एल्यूमिनियम का फंक्शन प्रिपर उसको मोल्ड करने में प्लास्टिसिटी में प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है कौन, एल्यूमिना, ठीक है। और सिलिका जो होता है, ये तो जानते हैं कि सिलिका करता है, क्या करता है, प्रिवेंट क्रैकिंग एंड श्रिंकेज, जो ब्रिक्स में क्रैकिंग और श्रिंकेज जो फिनोमेना डेवलप हो जाता है उसको कम करता है, कौन, सिलिका। सिलिका का परसेंट कितना रहता है, 50 से 60%, ठीक है। अगर यही सिलिका अगर एक्सेस हो जाएगा, सिलिका अगर 50 से 60% से अगर ज़्यादा हो जाएगा मेरे ब्रिक में, तो वो क्या करेगा बताइए, जब सिलिका का परसेंटेज जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा बताइए, जो आपका ब्रिक्स के दो ब्रिक्स के बिटवीन में जो भी आपका कोहिशन जो होता है ना, है दोनों ब्रिक्स के बीच में, वो कोहिशन कम हो जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, कोहिशन कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्रिक आपका ब्रिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिक आपका ब्रिटल हो जाएगा, जो सिलिका के प्रेजेंट के कारण से होता है, ठीक है। लैम्प के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, आयरन ऑक्साइड मैंने बता दिया। एक मैग्नीशिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशिया क्या करता है कि ये सीमेंट में, सॉरी ये आपका ब्रिक में आपका ये एक येलो कलर,
येलो कलर प्रोवाइड करता है ब्रिक में, ठीक है, ब्रिक में येलो कलर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये ब्रिक में जो श्रिंकेज का फेनोमेना है इसको कम करता है, ठीक है, क्या करता है, श्रिंकेज को कम करता है। और जब ये, ठीक है, और जब यही जब मैग्नीशिया जब ब्रिक में एक्सेस हो जाता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पड़ जाता है मैग्नीशिया का रेशियो, तो वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, आपका ब्रिक को क्या करता है, डिके कर देता है, ठीक है, डिके कर देता है, डिके ऑफ ब्रिक को डिके कर देता है, ठीक है, क्या करता है, डिके कर देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सारा फंक्शन आपको बता दिया मैंने आपको, ठीक है, लिखा हुआ तो आप लोग पास है ही, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बताइए, एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, लाइमस्टोन। बताइए मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है, मार्बल, हम्म, एकदम मार्बल। ग्रेनाइट किसका है, इग्नियस रॉक का। सैंडस्टोन किसका है, बताइए, सैंडस्टोन किसका है, सैंडस्टोन। और लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन होता है, ठीक है। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक का थोड़ा सा और दो तीन इनको एग्जांपल बताइए तो, जैसे एक हो गया मार्बल, उसके बाद क्वार्ट्ज भी होता है ना, सचित भी होता है, जेनिस भी होता है ना, ये सारे किसका है, मार्बल का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। बताइए, इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। बताइए एसिटिलीन किसका बाय प्रोडक्ट है, किसके, इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। बताइए कौन, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जितने भी ऑप्शन दिया गया है इसमें, इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी मार सकते हैं। हाइड्रोलिक लैम्प का कोई इसका तालमेल है क्या, एसिटिलीन का कोई तालमेल है आपका हाइड्रोलिक लैम्प से, कोई तालमेल नहीं है। फैट लैम्प का कोई तालमेल नहीं है, कंकर का कोई तालमेल नहीं है। तो ये जो मेरा कार्बाइड लैम्प है, तो इसका यही ना आंसर होगा, यही ना आंसर होगा। जब ये सब तीनों, जब इसका तालमेल नहीं है इस सब से, मतलब एसिटिलीन से, तो जो बच गया उसका वो आंसर हो जाएगा, मतलब ए इज राइट आंसर, ठीक है। बताइए द ओर ऑफ कॉपर इज, बताइए कॉपर का ओर इनमें से कौन सा है, मैग्नेसाइट, लिमोसाइट, हेमेसाइट, हेमेटाइट या फिर क्यूप्राइट। बताइए, नाम से पता चल रहा है, सी क्यूप्राइट, ठीक है दोस्तों। बताइए, अ पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ए प्योर वाइट चाल्क एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नोन एज। बताइए, ये कोई पोर्टलैंड सीमेंट है जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा फ्रॉम अ वाइट चाल्क एंड क्ले, बट उसमें आयरन ऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें मतलब कौन सा सीमेंट बोलते हैं, वाइट सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर लो हार्डनिंग सीमेंट। तो ये देख रहे हैं कि जो किससे मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, प्योर वाइट चाल्क और क्ले से, बट उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे सीमेंट को हम लोग बोलेंगे वाइट सीमेंट बोलेंगे। वाइट सीमेंट का थोड़ा सा हमको आप आईएस कोड बताइए, तो इसका वाइट सीमेंट का आईएस कोड क्या होता है, वाइट सीमेंट का आईएस कोड आपको मैं ट्रिक बताया था ना, क्या, RWH, ये ट्रिक है, कभी भूलिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, RWH। आर से क्या हो गया आपका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। वाइट से वाइट सीमेंट, ठीक है। एच से हाइड्रोफोबिक सीमेंट, इसका आइस कोड 8041, 8042, इसका 8043, ठीक है। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है। बताइए, RWH किसका पूछा, हमारा वाइट सीमेंट को पूछा, वाइट सीमेंट कितना हो गया, 8042, इसका कोड हो गया, आईएस कोड। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है,
80 41, लो हीट सीमेंट हाइड्रोफोबिक सीमेंट नहीं है, उसका कितना होगा 80 43 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और लो हीट सीमेंट था उसका 12 600, तो तब लोग जानते ही हैं। ठीक है, बताइए, इजी क्वेश्चन है। बताइए जी। ए नेचुरल डिफेक्ट इन ए टिम्बर इज क्रैक्ड एक्सटेंड फ्रॉम ए बार्क एक्सटेंड एक्सटेंड फ्रॉम ए बार्क टुवर्ड शेप इज कॉल्ड। बताइए, ए नेचुरल डिफेक्ट इन ए टिम्बर इन ए नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर क्रैक एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टुवर्ड सेपवुड, बार्क से। ठीक है, बार्क से कहाँ जा रहा है, सेपवुड में जा रहा है, उसे हम लोग कौन सा क्रैक बोलते हैं, बताइए। स्टार सेक, कप सेक, ये तो होगा नहीं, आप लोग इसको तो आराम से हटा सकते हैं। रिंग सेक, ये भी नहीं हो सकता है। बात रह गया आपका रेडियल सेक या फिर स्टार सेक। मतलब आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ कि स्टार से क्या होता है, हट से क्या होता है। ये जो होता है आपका, ये आपका इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर स्टार सेक है। स्टार सेक कैसा होता है भाई, देखिए, ये आपका स्टार सेक है। फिगर को तो माइंड नहीं करना है, ठीक है, फिगर को उतना माइंड नहीं करना है, बट मैं आपके लिए पूरा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और सही से बनाया जाए। यहाँ क्रैक है, मतलब इस टाइप से होता है। ठीक है, ये जो होता है यहीं से क्रैक करता है। ठीक है, क्रैक आउटर साइड से करता है, मतलब देख रहे हैं ये बार्क लिखा है, मतलब आउटर बार्क, आउटर बार्क से ये क्रैक होते होते कहाँ तक जाएगा, सैपवुड तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, सैपवुड तक जा रहा है। उसी को क्या बोल रहा है, उसी को हम लोग स्टार सेक बोलते हैं। स्टार सेक। ये क्या होता है, हट सेक। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। फिगर पे नहीं जाना है भाइयों, ठीक है, भाई का थोड़ा फिगर ज़्यादा ही अच्छा है, इसलिए। ठीक है, बताइए स्टार सेक के बारे में। स्टार सेक कहाँ से क्रैक करता है, कहाँ तक जाता है। आप लोग जानते हैं कि स्टार सेक आपका पीठ से क्रैक होते होते ये आउटर साइड की ओर जाता है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हट सेक। ठीक है, क्या बोलते हैं, हट सेक बोलते हैं। ठीक है, आप जानते, जो आप तो जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक सेक बोलते हैं। लेकिन यहाँ कप सेक, कप सेक आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो आपका क्रैक डिप्रेस होता है उसे हम लोग कप सेक बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया जी, स्टार सेक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बताइए। अरे यार, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर दिया, ध्यान नहीं दिया होगा। बताइए कि व्हाइट लेड इज अ पेंट इज यूज एज। बताइए, कल मैंने इस टाइप से सेम सेम क्वेश्चन किया था, आज सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बताइए, व्हाइट लेड जो होता है हम लोग यूज करते हैं किस में, बेस में, थिनर में, कैरियर में, पेंटर में। तो व्हाइट लेड किसका है, आपका बेस पेंट है। बेस पेंट का और थोड़ा एग्जाम्पल दें, व्हाइट लीड हो गया, रेड लीड हो गया, व्हाइट लीड, वाइट लीड, वाइट लेड, रेड लेड, रेड लेड, उसके बाद आयरन ऑक्साइड भी है, आयरन ऑक्साइड। उसके बाद बताइए थोड़ा और, 2 3 एग्जाम्पल और दीजिए। जिंक ऑक्साइड भी होता है, जिंक ऑक्साइड भी होता है। और बताइए, और बताइए, और कुछ होता है क्या। एक आपका एल्युमिनियम पाउडर भी होता है, एल्युमिनियम पाउडर। ये जितने सारे हैं, ये सारे किसके किसका एग्जाम्पल है, आपका वाइट, सॉरी, बेस का। ठीक है, बेस एज ए प्रिंसिपल पेंट। ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल पेंट बेस को ही बोला जाता है। ठीक है, ठीक है ना। थिनर में क्या क्या आया था बताइए तो। थिनर में आपका लैंडसीड ऑयल, लैंडसीड ऑयल, उसके बाद पेट्रोलियम, और बताइए, पेट्रोल, डीजल भी बोल सकते हैं। ये सारा क्या है, आपका लैंडसीड ऑयल है। ठीक है, सॉरी, थिनर का ही पार्ट है। ठीक है, जो हम लोग मिनाल किसी भी पेंट को अगर पूरा पेंट में हम लोग मिलाने के लिए, ताकि हम लोग लैंडसीड ऑयल मिला सकते हैं, पेट्रोलियम मिला सकते हैं, डीजल मिला सकते हैं, केरोसिन भी मिला सकते हैं, केरोसिन भी एग्जाम्पल है।
ये सब हम लोग जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट अगर हम लोग पेंट में मिलाते हैं, किसी भी पेंट में, ठीक है, तो पेंट में मिलाने के बाद क्या होता है ना कि उसका, जब हम लोग उस पेंट को अप्लाई करते हैं मिलाने के बाद, जब इसे लैंडसीड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चाहे डीजल ऑयल हो गया, जब हम लोग किसी भी पेंट में मिलाते हैं, पेंट के बाद जब हम लोग उस पेंट को किसी चाहे किसी वुड पे या फिर किसी किसी मेटल पे जब अप्लाई करते हैं, तो उस पर स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं और स्प्रेडली, और बहुत तेज़ी से हम लोग जब मतलब जो हम लोग पेंट करते हैं उसको बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं मिलाते हैं और डायरेक्ट आप लोग सिर्फ पेंट को यूज़ करते हैं, आपका किसी भी लकड़ी वुडन हो गया या फिर आपका स्टील का कोई स्टील का कोई मेंबर हो गया, तो उस पर क्या होगा ना कि पूरी तरह से पेंट आप लोग अप्लाई मतलब इजीली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको फिर प्रॉब्लम करेगा वो, ठीक है। अब वो तो हार्ड भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो गया कि बीज एज एज राइट आंसर है, ठीक है। बताइए, द इंग्रेडिएंट एडेड टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आर कॉल्ड, बताइए क्या ऐड करने से, कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड करने से वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है और हार्डनेस का भी इम्प्रूव कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फीलर, प्लास्टिसाइजर, पिगमेंट या फिर सॉल्वेंट? बताइए, प्लास्टिसाइजर का वर्क क्या होता है, ये क्या काम करता है? ये क्या, ये आपका स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है क्या? एकदम नहीं, ये वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ को नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। पिगमेंट, पिगमेंट का तो यहाँ तो कोई इसका रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे करेक्ट आंसर देखा जाए तो सबसे सबसे करेक्ट आंसर आपको हो गया फीलर्स, ठीक है। क्या हो गया? फीलर्स। समझ में आ गया? फीलर्स जो होता है, यही एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग, इंग्रेडिएंट है जो कि हम लोग ऐड करके उसका स्ट्रेंथ को और उसका हार्डनेस को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड फीलर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं हम लोग। बताइए, अपीयरेंस ऑफ फ्लूफी, appearance of a fluffy white pitches, अच्छा white pitches on a structure caused by poorly washed aggregate is called as, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? appearance of a fluffy white pitches, अच्छा white pitches आ जा रहा है, white pitches, ठीक है, ऑन द स्ट्रक्चर कॉज बाय पुअरली वॉश, मतलब पूरी तरह उसको सही से, सही ढंग से, सही तरीका से उसको वॉश नहीं किया गया है एग्रीगेट को, उसमें जो वाइट पीसेस आ जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, सल्फेट डिटोरेशन, लाइव बोलते हैं, क्रेजिंग बोलता है, या फिर इफ्लोरेंस बोलते हैं? बताइए तो, वाइट पीसेस आ रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमा को इसलिए बात कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग इफ्लोरेंस बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस, क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ना कि इसके चक्कर में आप लगा दें लाई या फिर सल्फेट डिटोरेशन, क्या कि इसके बारे में इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया जा रहा है। जिक्र क्या किया जा रहा है कि वाइट पीचेस, आप लोग तो जस्ट सब क्या बोलते हैं, इफ्लोरेंस के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा कि वाइट पीचेस क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जो कि पूरे ब्रिक के ऊपर जो वाइट वाइट पेजेस से जम जाता है, आ जाता है, इसके बारे में तो आप लोग बहुत डिटेल से जानते हैं कि इसका कितना कितना परसेंटेज क्या क्या होता है, लेस देन 10%, लेस देन 10 से 50%, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 50%, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। बताइए, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हनी कम्बिंग, बल्किंग, सेग्रीगेशन या फिर ब्लीडिंग? ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली बना देंगे और साथ ही साथ आप ऐसे भी इसको बना दीजिएगा। बताइए, ये दोनों तो होगा नहीं एकदम। हनी कमिंग, क्या हनी कमिंग उसको बोलते हैं? एकदम नहीं। तो जो बच गया सब इसका, इसे बीजी क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं देना है, तुरंत मार के आगे बढ़ना है, ठीक है। बताइए, इन पिच रूफ पिच रूफ पिच रूफ राफ्टर पिच रूफ राफ्टर आर द मेंबर लेड, बताइए, प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, इन ए पिच रूफ राफ्टर, अच्छा मतलब प्रिंसिपल राफ्टर के बारे में बोल रहा है। आर द मेंबर लेट, उस पर कौन कौन, मतलब उस पर जो मेंबर रहता है कैसे रहता है? परपेंडिकुलर टू द रिज रहता है, या फिर पैरेलल टू रिज एंड इप्स रहता है, या फिर अलोंग ग्लेब वॉल रहता है, या फिर लाइन ऑफ टू स्लोप मीटिंग प्लेन, मीटिंग लाइन? कैसे होता है बताइए? अगर मेरा कोई पिच है,
ठीक है, मान के चलते हैं कि इस टाइप से है। कैसे है जी? अगर थोड़ा बनाने की कोशिश करें तो इस टाइप से है। ठीक है, ठीक है। मान के चलते हैं ये मेरा कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रूफ ट्रस जनरली तो आपका इसी टाइप से होता है ना। ये हो गया। ठीक है, ये जो आपका मेंबर है, ठीक है, ये जो मेरा मेन मेंबर है, ये तो लंबा रहेगा ना। उसके बाद इस टाइप से ऐसे ऐसे आपका ये जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पिच, ये आपका पिच रूफ, इफ इन अ पिच रूफ राफ्टर आर द मेंबर लेड लेड विथ, बताइए राफ्टर जो होता है कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द रीज एलोंग द रीज परपेंडिकुलर रहेगा ना। ये सबके परपेंडिकुलर होता है, देख रहे हैं ना, सबके परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा? ए इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर होता है, ये तो आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, ये क्या होता है आपका? टाई बीम। टाई बीम, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला देते हैं स्टेप से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेशिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, आइए क्या नाम लेते हाजिर है। नेम ऑफ द ट्रस्ट आर गिवन, बताइए ये कौन सा ट्रस्ट आपको दिख रहा है? बताइए। क्वीन पोस्ट ट्रस्ट, मैनसर्ड मैनसर्ड ट्रस्ट, किंग पोस्ट ट्रस्ट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट? बताइए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आज हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, आज हम लोग ट्रस्ट के बारे में सारा चीज़ समझने वाले हैं कि ट्रस्ट क्या होता है, इसका लेंथ कितना होता है, कौन सा ट्रस्ट का कितना लेंथ होता है, सारा पढ़ने वाले हैं। पहले पहले इसका आंसर देख लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये आपका बेसिकली देखा है तो क्या है आपका? किंग पोस्ट ट्रस्ट है। क्या है? किंग पोस्ट ट्रस्ट है। अब बात करेंगे कि किंग पोस्ट ट्रस्ट जो होता है, किंग पोस्ट ट्रस्ट का इसका स्पान कितना होता है भाई? देखिए इसका स्पान कितना है? 4 से 6 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा ये स्पान बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। कभी आपका नाम दे देगा और उसका स्पान पूछ देगा, कभी कभी उसका डायग्राम दे देगा फिर उसका स्पान पूछेगा, कभी आपका डायग्राम दे देगा पूछेगा इसका कौन सा ट्रस है ये। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पहले इसका ये जो आपका हो गया क्या है? किंग पोस्ट ट्रस है। क्या है? किंग पोस्ट ट्रस। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तब मैं कभी नहीं, मतलब इसी सेशन के दौरान, आज नहीं, कल या परसों या फिर दो चार दिन के बाद मैं एक आपको वीडियो लाऊंगा, जिसमें क्लासेस का ही वीडियो में ही, जैसे हम लोग का जो 9 बजे का सेशन चलता है, इसी सेशन में आपको ये जो आपका ट्रस्ट का जो भी सारे याद करने का तरीका है, कौन से ट्रिक से कैसे याद होगा, सारा मैं आपको बता देंगे। ठीक है, मैं एक ट्रिक आपके लिए तैयार कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक होता है आपका, ये आपका हो गया किंग पोस्ट ट्रस्ट के बारे में। एक होता है फिंक। ठीक है, हवे ट्रस्ट होता है, हवे हवे, HOWE, हवे ट्रस्ट। ठीक है, हवे ट्रस्ट होता है। ये कैसे होता है भाई? ये आपका इस टाइप से होता है, देखिए ये हो गया ना। ये आपका सेंटर से ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ से इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसका ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से ये इसका परपेंडिकुलर है। ये फिर ये नीचे परपेंडिकुलर है, फिर ये इसका ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, देख रहे हैं ना? ये आपका क्या हो गया? हवे ट्रस हो गया। ये कितने, इसका डिस्टेंस क्या है? ये आपका 9 से 12 मीटर तक स्पान का होता है, याद रखिएगा हवे ट्रस का। ठीक है, हवे ट्रस का। ठीक है, एक होता है फैन फैन ट्रस, फैन लिंक ट्रस। तो कौन होता है? फैन लिंक ट्रस। इसका डिस्टेंस क्या होता है भाई? इसका फिगर पहले देख लेते हैं। ये देखिए इसका ये फिगर है। ठीक है, ये इसका फिगर है, और इसका डायग्राम का हम लोग बात करें तो ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, इस टाइप से और इस टाइप से, और बात क्या है तो इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रस है, ये बेसिकली आपका फैन लिंक ट्रस है। ठीक है, ये आपको बेसिकली 9 से 12 मीटर का होता है, दोनों। फैन हवे ट्रस भी, और आपका फैन लिंक ट्रस भी 9 से 12 मीटर का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी आपका डिस्टेंस देख के ये पूछ लेगा। एक होता है किंग पोस्ट ट्रस, इंपॉर्टेंट है, किंग पोस्ट ट्रस।
ठीक है। इसका डिजाइन इसका फिगर कैसा होता है, ये भी बस सब एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको खाली फिगर को माइंड में सेट करना है, बाकी सिमिलर है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस है, इसलिए गड़बड़ नहीं होना है। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा ऐसा कि आप कभी भूलिएगा भी नहीं, ठीक है। ये आपका इस टाइप से रहता है, ये आपका इस टाइप से रहता है। ये किंग पोस्टर्स कितना कितना ये आपका 6 से 9 मीटर का होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका किंग पोस्टर्स हो गया, आपका ये किंग पोस्टर्स, और ये तो यहाँ ही था यार, किंग पोस्टर्स। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, किंग पोस्टर्स हो गया, हवे ट्रस हो गया, फैन लिंक ट्रस हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, ठीक है। बताइए, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग आर क्लासिफाइड इनटू, बताइए बिल्डिंग को हम लोग कितने क्लास में हम लोग क्लासीफाई किए हैं, बताइए। आप लोग जानते हैं कि बेस्ड अकॉन अगर सीपीसीबी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो क्लास को बिल्डिंग को कितनी क्लास में बांटा गया है, तो 9 क्लास में बांटा गया है। तब लोग जानते हैं ए क्लास में, फर्स्ट क्लास में कौन है, सेकंड क्लास में कौन सा है। ग्रुप ए में बताइए, मेनली आपको 4 को, ग्रुप 4 तक आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रुप 5 तक ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको मतलब ई क्लास तक आपको याद रखना पड़ेगा। ए में आपका क्या हो गया, रेसिडेंशियल, एग्जाम में पूछता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। बी में क्या आपका हो गया, एजुकेशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, ठीक है। सी में क्या होगा आपका, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, TATIONAL, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। और डी क्या हो गया आपका, असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग। ई क्या हो गया आपका, बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग। तो मेनली आपको ये 5 क्लास को याद रखना है, ठीक है। मेनली आपका ए बी सी बहुत आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ए बी सी 3 आपको पूछता है, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 क्लास आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्लास में रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बी क्लास में इसे देखिए याद करने का तरीका, आपको ए को याद रखना पड़ेगा। ए में क्या हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इसी में आपका ई आता है, तो अगला जो क्लास बी में जो आएगा उसका क्या हो गया, एजुकेशनल बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद एस छोड़ के आई, देखिए आई है तो इसमें सी जो होगा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गया, ठीक है। बस इसी टाइप से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कितने क्लास होते हैं, टोटल 9 क्लास होता है अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी के अकॉर्डिंग में आपका 9 क्लास होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। बताइए कारपेट एरिया, कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है बताइए। फ्लोर एरिया माइनस एरिया ऑक्युपाइज बाय वॉल, या फिर टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, या फिर एरिया एबव प्लिंथ एरिया, या फिर प्लॉट एरिया ऑफ दिस साइट। बताइए कारपेट एरिया इट मीन्स, कारपेट एरिया इट मीन्स क्या, बताइए। मेरा जो टोटल एरिया है, ठीक है, जो मेरा मान के चलिए कि मेरा ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरा रूम है, मैं वाल एरिया को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा जो सर्कुलेशन एरिया जहाँ पर हम घूमते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम घूमते हैं, ठीक है, उस एरिया को हम लोग टोटल एरिया में से अगर हम सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा मेरा वो क्या हो जाएगा आपका, कारपेट एरिया, ठीक है। ठीक है, इट मीन्स कि टोटल एरिया जो है उसमें से अगर हम सर्कुलेशन एरिया, ठीक है, मूवेबल एरिया को हम अगर हम लोग माइनस कर दें तो रेस्ट जो एरिया बच रहा है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए, इन आइसोमेट्रिक व्यू टू साइड आर इंक्लाइंड एट द हाइट ऑफ एक्सिस। बताइए टू साइड आर इंक्लाइंड एट द हाइट ऑफ एक्सिस कितने डिग्री पे होगा, आइसोमेट्रिक व्यू पूछ रहा है। इन आइसोमेट्रिक व्यू टू साइड आर इंक्लाइंड एट टू द हाइट ऑफ एक्सिस एलवेज। बताइए कितना लोग इसमें मारेंगे, 45 डिग्री मारेंगे, कितना लोग इसमें 45 डिग्री मारेंगे, लेकिन 45 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री कैसे होगा, देखिए इसका फिगर, इसका फिगर देखिए, ये आपका फिगर हो गया, ये है, मान चले कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से कोई मेरा
परपेंडिकुलर कोई लाइन है, तो ये जो मेरा लाइन है, ठीक है, ये मेरा 60 है, ये मेरा 60 है, ठीक है, ये मेरा हो गया 30, ये मेरा हो गया 30, ठीक है, ठीक है। यही जो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है। टू साइड आर इंक्लाइंड, दो इंक्लाइंड है, टू एट द हाइट, ठीक है, टू एट द हाइट ऑफ एक्सिस, हाइट के एक्सिस पे इंक्लाइंड है जो कि 60 डिग्री होता है, ठीक है, क्या होता है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? बताइए, इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज नोन एज, ठीक है, बताइए उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इन ऑब्लिक ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ईच अदर एंड टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पैरेलल भी है और प्लेन के प्रोजेक्शन एंड प्लेन ऑफ जो प्रोजेक्शन, जो पूरा प्रोजेक्शन है उसके प्लेन भी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट आर ड्रॉ विथ, बताइए, रिड्यूस डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन, इंक्रीज डायमेंशन, या फिर डिपेंड ऑन दिस साइज ऑफ ड्राइंग, बताइए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, आइसोमेट्रिक भी कोई व्यू है, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो हम लोग जो ड्राइंग करते हैं वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट विथ रिडक्शन डायमेंशन, या फिर एक्चुअल डायमेंशन, या फिर इंक्रीज डायमेंशन। ऑब्जेक्ट ड्रॉ विथ, ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉ कर देंगे विथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ड्राइंग, किस पे? वो तो ड्राइंग के साइज पे डिपेंड करेगा ना कि आपका इंक्रीज डायमेंशन से, ना कि आपका एक्चुअल डायमेंशन से, ना कि आपका रिड्यूस डायमेंशन से, कुछ पे डिपेंड करेगा वो ड्राइंग के साइज पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, फॉर क्या है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आर यूज इन ए ड्राइंग ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या फिर एरियल प्रोजेक्शन, या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, देख रहे हैं ना, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आर यूज इन ए ड्राइंग ऑफ, ये जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का जो प्रोजेक्शन है वो आपका जो कौन से ड्राइंग में हम लोग अप्लाई करते हैं जनरली, बताइए, बताइए। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को जनरली हम जो अप्लाई करते हैं एलवेज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, किसमें? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, 200 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितना कितना मीटर होता है, बताइए। 200 स्क्वायर मीटर वो किसके बराबर होता है, बताइए तो। 200 स्क्वायर मीटर कितना बराबर, किसके बराबर होता है? अच्छा, एक स्क्वायर मीटर इजकल टू कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू कितना स्क्वायर यार्ड, क्योंकि हमको पूछ रहा है स्क्वायर यार्ड के टर्म में, तो हमको उसी के टर्म में याद करना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में जो होता है 1.196 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है, स्क्वायर यार्ड होता है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? 200, ठीक है, 1 मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर मेरा हो गया 1.196 स्क्वायर यार्ड, तो इसीलिए 200 मीटर स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया? 1.196 इंटू 200, इसको गुना कर दीजिए, जितना आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इससे 240 आता है, 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, 240 स्क्वायर यार्ड। इसमें एक टेबल लिख लीजिए आप, 1 फीट में कितना होता है तो जानते ही हैं, 1 यार्ड में 3 फीट, कल मैं आपको बताया था। 1 माइल में 1760 यार्ड होता है, 1 माइल में, एक लिख देते हैं, 1 माइल इजकल टू 1760 यार्ड, याद रखना है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में कितना? 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दो आप ध्यान रखें, बाकी तो एक आपको याद हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है? 1.196 यार्ड होता है, ठीक है, स्क्वायर यार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं।
बताइए द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटबैक रिक्वायर्ड फॉर अ बिल्डिंग। बताइए जो, अच्छा हम लोग किसी भी बिल्डिंग में सेटबैक मतलब जो चारों साइड से जो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं, उसी के बारे में पूछा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर नेचुरल वेंटिलेशन ऑफ द बिल्डिंग, या फिर टू प्रोवाइड ए वेरिया टू प्रोवाइड सर्विस लाइन एंड रेन वाटर डिस्पोजल, अलाउ ए एंड बी। क्या, ये तो आप लोग जान रहे हैं इजीली कि ये क्वेश्चन इजी है, तो गलत होने के चांसेस नहीं है कि दोनों के लिए हम लोग करते हैं, वेंटिलेशन के लिए भी करते हैं, कुछ सर्विस लाइन के लिए भी करते हैं। ठीक है, बताइए फायर एग्जॉस्टर इज अ एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, पेसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, टू बी ब्रॉट ड्यूरिंग फायर हैजार्ड, या फिर फायर डिटेक्शन यूनिट। क्या होता है, फायर एग्जिस्टर जो होता है आपका एलवेज याद रखिएगा कि एक्टिव फायर होता है। ठीक है, एक्टिव फायर प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है, एक्टिव फायर प्रोजेक्शन सिस्टम, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताइए कैड, कल हम लोग कैड के बारे में पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए। बताइए कि ऑटो कैड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर, किस ईयर में ऑटो कैड को इंट्रोड्यूस किया गया था, 1982, 1960, 1992 या फिर 2000 में। बताइए, डेटा है, याद रखना पड़ेगा, अगर याद है तो बहुत खूब है, अगर नहीं याद हो तो याद रखिए कि ऑटो कार्ड को फर्स्ट बार जो इंट्रोड्यूस किस ईयर में किया गया था, 1982 में किया गया था। कब किया गया था, 1982 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए दो क्वेश्चन लगातार आ गया। ऑटो कैड सॉफ्टवेयर वेयर फर्स्ट डेवलप बाई, बताइए फर्स्ट जो डेवलप किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही मार दीजिएगा, ऑटो डेस्क है ना, इजी क्वेश्चन तो गलती होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेन ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्लानिंग आर हेल्थ, कन्वीनियंस, या फिर आपका ब्यूटी। मेन ऑब्जेक्ट मतलब ऑल ऑफ दी अबव, हेल्थ भी उसमें आएगा, कन्वीनियंस भी आएगा, आपका ब्यूटी भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बेडरूम आर रिकमेंडेड इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेडरूम जो मेरा है किसमें है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। डब्ल्यू एंड साउथ वेस्ट विल प्लानिंग। ठीक है, डब्ल्यू एंड साउथ वेस्ट विल प्लानिंग इन ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग किस वेस्ट में, किस डायरेक्शन में, आपका वेस्ट में है और साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो बिकॉज बताइए, क्योंकि टू गेट ए प्लांटी फुल ऑफ ब्रेजिंग ड्यूरिंग समर, टू अवॉइड मॉर्निंग सनलाइट, टू अवॉइड नॉइज एंड स्मेल फ्रॉम ए किचन, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कि जो मेरा बेडरूम होता है नॉर्थ वेस्ट में है मेरा, और मेरा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसको प्लानिंग किए हैं किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट में। इसका कारण क्या है, क्योंकि कि टू गेट ए प्लेंटीफुल ऑफ ब्रेज ड्यूरिंग समर, टू गेट ए प्लेंटीफुल ब्रेज ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए मिनिमम विंडोज एरिया इन एनी हैबिटेबल रूम इन ए रूम एरिया, बताइए कितना होना चाहिए मिनिमम एरिया, पढ़े होंगे ना जी, ये तो गलती होने का चांस नहीं है, गलती भी आप लोग नहीं कीजिएगा। कितना होता है मिनिमम विंडोज एरिया, मिनिमम विंडोज एरिया कितना होता है, 10%। ठीक है, कितना, 10%, याद रखिएगा मिनिमम विंडोज एरिया 10 से 20 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 10 से 20%। ठीक है, मिनिमम विंडोज एरिया फॉर एनी हैबिटेबल रूम के लिए। ठीक है, एनी हैबिटेबल रूम के लिए कितना होता है, 10 से 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए क्या है। टू एक्सपेल हॉट एयर accumulated in a building opening or ventilator in a wall are provided at, कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम लोग, बताइए। टू एक्सपेल हॉट एयर, गर्म हवा ऊपर उठता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो रूम में कोई भी रूम के जो सबसे ऊपर में क्या पूछ रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग ओपनिंग वेंटिलेटर इन ए वॉल आर प्रोवाइडेड। वेंटिलेटर हम लोग कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द वॉल, एकदम गलत। जस्ट बिलो द रूफ स्लैब, एकदम सही। मिड नहीं, एनी ऑफ द वॉल, एकदम नहीं।
वेंटिलेटर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, आप लोग देखते हैं कि ये मेरा कोई बिल्डिंग है, रूम है, रूम का ये जो स्लैब है, ये क्या स्लैब के नीचे यहीं तो हम लोग वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं, यहीं पे करते हैं ना वेंटिलेटर। ये मेरा वेंटिलेटर का पोर्शन है। तो जस्ट बिलो दी रूफ स्लैब, जस्ट बिलो दी रूफ स्लैब, जो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। इन AutoCAD द कमांड फॉर ए कंस्ट्रक्टिंग और एडिटिंग ड्राइंग कैन बी गिवन इन दिस वे। बताइए। फॉर ए पुल डाउन मेन्यू, डायरेक्टली फ्रॉम ए कीबोर्ड, या फिर फ्रॉम दी स्क्रीन मेन्यू। तो उसमें जो हम लोग कंस्ट्रक्टिंग और एडिटिंग जो हम लोग करते हैं वो इसमें ऑल ऑफ द एबव में जाएगा। उसमें फुल हम लोग फ्रॉम ए पुल डाउन में भी करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम ए कीबोर्ड से भी हम लोग, कीबोर्ड भी उसमें होता है, फ्रॉम द स्क्रीन मेन्यू, मतलब तीनों ये रहेगा, तभी हम लोग किसी भी ड्राइंग को हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए। इन AutoCAD द सिंबल इज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? शॉर्टर ऑब्जेक्ट यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट, शॉर्टर ऑब्जेक्ट ओवर यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। बताइए। एग्जॉस्ट फैन इन ए बिल्डिंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है? एलवेज। एग्जॉस्ट फैन जो बिल्डिंग में होता है वो एलवेज आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर आता है, उस कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन के कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो गलत नहीं करना है। बताइए। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग मीन्स फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ए बिल्डिंग एंड मैक्सिमम बेनिफिट रूम, सन, एयर एंड नेचर। एकदम यही हो गया आपका ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग किचन इज अ मोस्ट प्रेफर्ड ऑन कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। किचन किस वेस्ट में होना चाहिए? बताइए। किचन जो होना चाहिए किस डायरेक्शन में हम लोग प्रेफर करेंगे देने के लिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में? तो याद रखिएगा, जो मेरा किचन का जो डायरेक्शन होना चाहिए एलवेज साउथ ईस्ट होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? साउथ ईस्ट में हम लोग देना ये कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैनिटरी फिक्सर्स EWC स्टैंड फॉर, EWC यूरोपियन वाटर क्लोसेट। ये तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। EWP इट मीन्स, EWC मतलब यूरोपियन वाटर क्लोसेट। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन मेट्रिक टन स्केल, इंजीनियर स्केल, रिचर्ड स्केल या फिर न्यूटन स्केल। तो याद रखिएगा जो आपको क्या है अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं एलवेज आपको रिचर्ड स्केल से, ना कि मैट्रिक, ना ही इंजीनियर्स, ना ही न्यूटन। ठीक है। किसे मेजर करते हैं हम लोग? रिचर्ड स्केल से। पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज ए बिल्डिंग ऑफ बुल्ट टू सर्वाइव एन अर्थक्वेक, या फिर बुल्ट ए प्रूफ फॉर असाइनिंग द अर्थक्वेक डैमेज, या फिर बुल्ट टू सर्वाइव एन अर्थक्वेक। तो याद रखिएगा अर्थक्वेक बिल्डिंग फॉर ए बुल्ट टू सर्वाइव द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक में सर्वाइव करने के लिए हम लोग अर्थक्वेक बिल्डिंग को हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ए डायमीटर डी, बताइए। इफ ए डायमीटर डी, किसका पूछ रहा है? डाई ऑफ हुक कितना होता है जी? हुक कितना होता है? मिनिमम 4D होता है ना। इसके बारे में तो आप लोगों को मैं टेबल भी बताया हूँ। ये तो कुछ ये नया नहीं है कि हम लोग मतलब ये कर रहे हैं सब, है ना। हम लोग टेबल ही पढ़े इससे। बताइए। कवर इन ए रेनफोर्समेंट इज एसेंशियल टू, कवर जो हम लोग देते हैं किसी भी रेनफोर्स स्लैब के स्ट्रक्चर में, तो हम लोग वो एसेंशियल है। कैसे? नॉट टू बी सीन बाई अदर व्हाट रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, या फिर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंस, या फिर एस्थेटिक व्यू, या फिर चौथा इफ नॉट एम्बेडेड एनी बेंड ड्यू इन कंप्रेशन। एकदम गलत। टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक एयर, वाटर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के वजह से मेरा जो हम कवर अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये सब जो कारक हैं जिसके कारण मेरा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है या फिर मेरा जो रेनफोर्समेंट है
खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा इसका मतलब बहुत जल्दी वो कोरोड हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन होने के बाद क्या होगा, वो उसके साथ जो मेरा कॉन्क्रीटिंग का बॉन्डिंग है, कॉन्क्रीटिंग का बॉन्डिंग छूट जाएगा। बॉन्डिंग छूटने के बाद क्या होगा, वहाँ से जो कॉन्क्रीटिंग है, उस रेनफोर्समेंट के साथ जो कंक्रीटिंग है वो क्या करेगा, वो कंक्रीट वो ब्रेक होके फॉल कर जाएगा, मतलब ब्रेक होके वो टूट के नीचे गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग आपका कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द एंड, बताइए। डब्ल्यू एट द एंड, डब्ल्यू लोड है, एट द एंड में पूछ रहा है, बताइए कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा कैंटिलीवर बीम के लिए है। एक मान के चलिए कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और यहाँ मेरा लोड लग रहा है डब्ल्यू का, ठीक है। तब पूछ रहा है कि एट द एंड में इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, ठीक है। इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा जी, यहाँ लोड है तो इसी तरह जाएगा, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम होगा डब्ल्यू का, शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, जो कि ये होली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोले तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सपोर्ट है, लोड यहाँ पे है, इस टाइप से ये हो गया आपका फिक्स वाला सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। मतलब डब्ल्यू इंटू एल का बनेगा, बेंडिंग मोमेंट है ना, डब्ल्यू इंटू एल का है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, डब्ल्यू इंटू एल, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वे स्लैब इज सपोर्टेड ऑन एज ऑफ वाल, टू वे स्लैब कितने वाल पर सपोर्ट करते हैं, चार वे पे, ठीक है। और वन वे स्लैब बोलेगा दो वे पे, ठीक है। वन वे स्लैब टू वे पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्लेंडरनेस रेशियो इन ए लॉन्ग कॉलम कितना होता है जी, गलत नहीं होना चाहिए, मोर देन कितना 120, ये तो इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32, स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120, स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 120, ग्रेटर देन 120 क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग कॉलम, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो इन लॉन्ग कॉलम के केस में कितना होता है, मोर देन 120, ठीक है। ये जो आपका हो गया स्लेंडरनेस रेशियो 32 से 120, ये आपका हो गया मीडियम 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 कॉलम, और स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32, ये आपका शॉर्ट कॉलम। ये तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छा से, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि नहीं बता देता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए एक आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से, नेम ऑफ द वेल्डिंग, बताइए ये किस टाइप का वेल्ड है। ये तो आप लोग जानते हैं कि गलती होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। बताइए इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट ए, मेन रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बताइए। सिंपली सपोर्टेड बीम है, मेन रेनफोर्समेंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एलवेज बॉटम में, कहाँ पे, बॉटम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ए सैनिटेशन मैन होल इज ऑपरेटर्स फॉर a hole by man in a sewer line in a case of blockage maintenance of sewer in a sanitation manhole is apparatus for, बताइए बताइए। एलवेज सैनिटेशन का यूज हम लोग मैनहोल में करते हैं, किसके पर्पज से, एलवेज हो मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ सीवर लाइन, मेंटेनेंस ऑफ सीवर लाइन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ वेंट पाइप इन अ हाउस ड्रेनेज सिस्टम, इजी क्वेश्चन है, गलती होने का चांसेस नहीं है, गलती भी नहीं करना है। वेंट पाइप का क्या फंक्शन है जी, बताइए। रिमूव क्या, बताइए। टू प्रोटेक्ट द वाटर सील ऑफ ट्रैप, द फंक्शन ऑफ वेंट पाइप इन अ हाउस ड्रेनेज सिस्टम टू प्रोटेक्ट द वाटर सील फ्रॉम अ ट्रैप, ठीक है। तो गलत नहीं करना है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।
दोस्तों ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। इससे आज थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 10 बजने वाला है, थोड़ा देरी से हम लोग, थोड़ा काम था, ठीक है, बट कोई बात नहीं। जब जीत दी हम लोग बने हैं तो ज़रूर मैं सारा सेट को देखूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर बहुत जल्द आप लोग के लिए मैं यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए मैं बहुत ही जल्द एक बैच लाने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है, जो कि उसमें ज़बरदस्त और लेवल, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस उसमें किया जाएगा, ठीक है। कुछ भाइयों का मैसेज था, उसके रिगार्डिंग मैंने बोल दिया, और होने वाला भी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार ऑल। और एक बात और, वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ही आप लोग को सक्सेस की ओर लेके जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई दूसरा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं करते हुए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।